क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या पांडे जी कर रहे थे भाई तुम लोगों के साथ? हैं किसकी फोटो बना रहे थे? वो अपनी बनाई थी। ये भी यार आइटम है पूरे। नहीं चलो देखें भाई 29। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको कोई टेंशन नहीं लेनी है। बोलता है एबीसी इंटीजर्स। एबीसी जो हैं वो इंटीजर्स हैं, और वो भी इंटीजर्स हैं, नॉन ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल। सब इक्वल नहीं है, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, या ए सी बराबर हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन तीन के तीनों साइमल्टेनियसली इक्वल नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में करता कि तीन के तीनों इक्वल है, सॉरी, फिर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता तो कितनी होती? तो होती 0। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? अगर बोलता कि ये कंडीशन मत डालता, ये कंडीशन ना डालता कि तीन के तीनों इक्वल नहीं है, तो हम इन बातों का क्या मतलब समझते बच्चे? कि इक्वल हो भी सकते हैं। अगर ये बात ना बोलता तो सिर्फ इंटीजर बोलता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती। क्यों? क्योंकि तीन के तीनों बराबर मान लेते 2 के बराबर है, या 7 के बराबर है, या -5 के बराबर है, या -9 के बराबर है। तो जैसे ही मैं सब की वैल्यू डालता, -9 कॉमन लेता, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, लेकिन उसने जो हमको कंडीशन दी, ये तो बोला कि एबीसी इंटीजर्स हैं। एबीसी तो इंटीजर बोले, लेकिन बोलता है तीन के तीनों इक्वल नहीं है। अच्छा, फिर वो हमसे जानना चाहता है कि आप मिनिमम वैल्यू बताएं ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की। इसकी आप मिनिमम वैल्यू बताएं। अच्छा, तो देखें प्लीज, ये कंडीशन है कि तीन के तीनों एक साथ इक्वल नहीं है। मतलब ए बी के बराबर नहीं है, दो बराबर हो सकते हैं। उसने बोला ना कि नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल एंड ओमेगा बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो तो पता ही है, ओमेगा के बारे में बोला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आई अंडर रूट 3 अपॉन 2। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आई अंडर रूट 3 अपॉन 2। आप कुछ भी ना करें, इन दोनों की वैल्यू डालें तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी आप कर लें, मैं बता देता हूं, x प्लस आई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार जेई वाला कर चुका है, 3 से 4 टाइम कर चुका है, इसी क्वेश्चन को कर चुका है। कई बार एडवांस में छोटे इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पटक दिया, कभी मेंस में कर दिया, अक्सर कर चुका है। मतलब यही क्वेश्चन 3 to 4 टाइम कर चुका है। तो बताता हूं कैसे होगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डालना, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करना। मैं डायरेक्ट कर दूं, जरा ध्यान देना। तो इसका रियल पार्ट आएगा a माइनस बी बाई 2 और माइनस का c बाई 2। समझने वाले समझ गए होंगे। जैसे मैं ओमेगा की वैल्यू, गए क्या सर? चाय पिलवा लो, रुक जाओ, फिर वेट करो भाई। जैसे मैं यहां पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करूंगा, तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट देखे तो ओमेगा की वैल्यू आई अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू बी हो जाएगा। तो प्लस का आई कॉमन ले लेते हैं। जैसे आई कॉमन लिया तो बी अंडर रूट 3 अपॉन 2, और यहां से माइनस का सी अंडर रूट 3 अपॉन 2, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर है ना भाई? अंडर रूट 3 बाई 2 को बाहर निकालना। जैसे ही आप रियल पार्ट का होल स्क्वायर करोगे, इसका होल स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही आप उसको सॉल्व करोगे
तो ये क्वेश्चन, इसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, इजिली रिड्यूस हो जाएगी, सबको ही समझ जाएगा कि अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a के होल स्क्वायर में रिड्यूस हो जाएगी। याद रखना भाई, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे, क्योंकि रियल पार्ट जैसे आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहां से करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4 माइनस का 2ab, यानी कि प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो जो एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो निगेटिव आएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो निगेटिव आएगा, दोनों निगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएंगे। देखें क्या क्या आ जाएगा। तो आ जाएगा माइनस का 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का ab, माइनस का 2ac अपॉन 2 यानी कि माइनस का ac। फिर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस, प्लस का bc और अपॉन कितना 2 तो आ जाएगा, लेकिन 2 तो अपॉन 2 बचेगा। यहाँ पर अंडर रूट 3 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर 3/4 जो भी याद ध्यान देना आप, ठीक, 3/4 और b माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको मैं अरेंज करूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके की a माइनस बी का होल स्क्वायर पर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बच जाएगा जब आप मैथ्स लगाओगे। अच्छा भाई, अब इसमें बोलता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। a और b हमारे इंटीजर्स हैं, a b c जो है वो इंटीजर्स है ना। जैसे ही मैं, प्लीज फोकस करें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां डालनी है, उसको एक जनरल फॉर्म में रिड्यूस करना है, और अंडर मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई कितना होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, वो लगा दिया तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑब्वियस है, पहले रूट है तो इसका रिजल्ट निगेटिव तो आ नहीं सकता, और वैसे भी ये इसके बराबर है। तो अब देखो, इसकी तीन के तीनों बराबर नहीं है, तो चलो हम मान लेते हैं कि a जो है वो b के बराबर है, और जो a जो है वो c के बराबर है, लेकिन b और c इक्वल नहीं है। उसने बोला तीन के तीनों इक्वल नहीं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो जितने ज्यादा जीरो होंगे उतने ही हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन उसने ये भी कंडीशन डाली कि नॉट ऑल आर साइमल्टेनियसली इक्वल, सारे एक साथ इक्वल नहीं। ऐसे हमें अप्रोच डालनी है भाई, धीरे धीरे बढ़ना है, अपने आप को इंप्रूव करना है। तो दो तो ए और बी और ए और सी बराबर मान लेते हैं, बी और सी बराबर नहीं है। अच्छा, तो जैसे ए और सी बराबर हुए, ए और बी बराबर हुए, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब बी एंड सी हमारे इंटीजर हैं, जिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 लेता हूं, सी की वैल्यू लेता हूं 8, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो भाई। अब इस सुनो, ये भी बी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है, ये जीरो, तो इसकी वैल्यू मॉड ऑफ बी माइनस सी आ गई, ये मॉड ऑफ ए माइनस बी आ, दो को जीरो कर देना क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब स्क्वायर है तो इन सबकी मिनिमम वैल्यू तो 0 0 0 हो सकती थी। बात समझे भाई, किसी का स्क्वायर की मिनिमम a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें, उसकी मिनिमम वैल्यू, किसी का भी स्क्वायर मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो मान लेते हैं कि ये 0 है, ये 0, लेकिन तीनों तो बराबर नहीं है। तो जब तीनों बराबर नहीं है तो एक तो सेगमेंट हमारे पास बचेगा ही ना, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो बी ए और बी, ए और सी को बराबर होना पड़ेगा। लेकिन तीन के तीनों इक्वल नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास ये बचेगा, ये बचेगा। तो मॉड ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बताया, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ बी माइनस सी। अब मॉड ऑफ बी माइनस सी, बी और सी हमारे दोनों इंटीजर है, बी एंड सी बोथ आर डिफरेंट इंटीजर, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर्स। तो अब यहां सुन बच्चे, तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू सिर्फ 1 आ सकती है, क्योंकि बी और सी अगर अलग अलग है, क्योंकि इंटीजर है। आप दुनिया के कोई भी दो इंटीजर देखो, दुनिया के कोई भी दो इंटीजर्स, डिफरेंट इंटीजर्स देखो, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, बोलना भाई, 1 से ग्रेटर ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई अजीत, थोड़ी बहुत बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, आ गए।
हाँ फिर समझें, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। तो वैसे जैसे जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में तो हमसे सॉल्व हो ही नहीं रहा है। तो हमने एक काम किया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाली, जनरल फॉर्म में रिड्यूस किया, रियल पार्ट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर होता है, डालने गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ओ के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इजिली कन्वर्ट हो जाएगा बहुत आसानी से। अब 4 एलसीएम लेना, एक्चुअली में हमारे पास मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac, तो a माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये रिजल्ट मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दो अलग अलग कर दो और फिर माइनस का 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिख देना। अभी भी यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, तो उसको फिर किसी के साथ मैनेज करेंगे, तो फिर a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ लेना, एक बार a स्क्वायर c स्क्वायर के साथ लेना, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, तो a माइनस c का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक b बचेगा, एक c बचेगा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो b माइनस c का होल स्क्वायर मिल जाएगा। इजिली इसमें हैंडल हो जाएगा। मेन गेम यहां से सोचना था। तो अब किसी का स्क्वायर 3 के स्क्वायर का सम का रूट है और जानना चाहता है इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाए, जबकि ए बी सी इंटीजर्स हैं एंड नॉट ऑल आर साइमल्टेनियसली इक्वल। इतनी सारी कंडीशन थी, तो मिनिमम वैल्यू होती है 0 किसी के स्क्वायर की, तो चलो मैंने बोल दिया 2 0, तो ए और बी और सी और ए बराबर हो गए। बात समझ? अगर वैसे भी अगर बोलता कि ए बी सी इंटीजर है, ध्यान देना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो आंसर 0 लिखता, जो पहले ही हमारा आ गया था कि ए बी सी अगर तीन के तीनों, सॉरी तीन के अगर ये कंडीशन ना देता कि नॉट ऑल आर साइमल्टेनियसली सेम, तो इसका आंसर तो पहले ही 0 मैंने बोल दिया था। यहां इस बात से भी प्रूव हो रहा है, बोलना भाई इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो कब होगा? जब a इक्वल टू बी, सी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू सी, तो तीन के तीनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन उसकी कंडीशन थी कि तीनों एक साथ इक्वल नहीं हो सकते। जब इक्वल नहीं हो सकते तो मान लिया इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो मॉड ऑफ b माइनस सी बचेगा। अब तुम b और c दुनिया में कोई भी दो इंटीजर्स देखो, दो डिफरेंट इंटीजर, क्योंकि इक्वल नहीं हो सकते, अब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो 1 मिनिमम वैल्यू 1 होगी। कोई भी दो इंटीजर उठा लो आप, जैसे मान लो 2 और 3 उठाया, तो इनका डिफरेंस -1 का मॉड 1। चलो हमने 2 और 4 उठाया, तो 2 - 4 मॉड ऑफ -2 का मॉड 2, तो उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी, तो वही हमारा आंसर हो गया। कंप्लीट करो बच्चे यहां तक। ये अच्छा क्वेश्चन था, दिमागी क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था। और देखते हैं भाई, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 31 30th सॉरी 30 क्वेश्चन। जो 30th क्वेश्चन है हमारे पास, वो बोलता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2006 का एडवांस क्वेश्चन है कि W माइनस W बार इंटू Z, W बार ओमेगा नहीं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस Z इज प्योरली रियल है, इज प्योरली रियल है। तो फिर, और हाँ, जो W है हमारे पास वो अल्फा प्लस आई बीटा है, अल्फा प्लस आई बीटा है, और बीटा 0 नहीं है, ओके, Z 1 नहीं है, ओके, तब Z क्या होगा?
पहला ऑप्शन बोलता है कि जो z होगा z सच दैट मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, मतलब एक सर्कल बनाएगा। दूसरा ऑप्शन बोलता है z इक्वल टू z बार हो जाएगा। z इक्वल टू z बार होने का मतलब क्या होता है कि जरा देखो x प्लस आई वाई, ध्यान दे, इक्वल टू x माइनस आई वाई, ये दोनों बराबर कब होंगे? ये तो हो ही नहीं सकते। एक ही कंडीशन पे हो सकते हैं, जब उनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 भी बोल सकता था, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 भी बोल सकता था, या फिर बोल सकता था कि रियल पार्ट ऑफ, हाँ, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z होगी वो सिर्फ रियल पार्ट के बराबर आ जाएगी। तो इन चीजों से बहुत चीजें समझ में आती हैं। ये तो आसान है, सर्कल है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर इक्वल गिवन है, तो वहां से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं? तो ये वाला पोर्शन तो हो ही नहीं सकता है, y वाला, क्योंकि y वाला होगा तो कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। इधर आई वाई है, इधर प्लस है, उधर माइनस है। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है, इसको याद आ गया, मतलब मिल गया तो बता दिया कि किसी भी z और z बार इक्वल कब होते हैं? जब उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो। अच्छा, फिर तीसरा तो z नॉट इक्वल टू 1, वो खुद ही दे रहा है। चौथा मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 एंड z नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो ऑलरेडी बता चुका है कि z नॉट इक्वल टू 1 है। सी ऑप्शन z नॉट इक्वल टू 1, z के बारे में पता करना है। गौर से देखो तो वो दो जगह तो सर्कल बोलना चाहता है, पहले और आखिरी में, और एक बार बोलना चाहता है कि उसका z का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और एक बार तो उसने खुद ही कंडीशन जो बोली है z नॉट इक्वल टू 1, उसी को ऑप्शन बना दिया। समझे? अच्छा, तो कहो तो मैं यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दूं, इसको रिवर्स करके। वैसे तो हमारे पास तरीका है, क्या तरीका है कि W की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा लिखूं। ध्यान देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। W की जगह पर अल्फा प्लस आई बीटा लिखूं, इसकी जगह अल्फा माइनस आई बीटा, Z की जगह x प्लस आई वाई। फिर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना x, और उसका प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 की इक्वल पुटअप कर देना, z के बारे में पता चल जाएगा। z के बारे में वहां पे हमें पता चल जाएगा। टेक्निक समझ में आई? या अभी हम यहां पे ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट इक्वल हो गए तो क्या मतलब होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है। या कुछ यही कॉन्सेप्ट को लगा दें, चलो ये लगा के देखते हैं। भाई ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब ये प्योरली रियल है तो ऑब्वियस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, वो बराबर आएगा। अब Z1 अपॉन, ये भी है। चलो क्वेश्चन ए शुरू करो। गिवन दिस इज प्योरली रियल, देयरफॉर Z इक्वल टू Z बार। इधर तो मैं इक्वल पुटअप कर सकता हूं। अब रही बात मैथ्स लगाने की, तो मैथ्स लगाओ फटाफट। देखें, वहां से हमें Z के बारे में वहां से भी पता चल जाएगा, यहां से भी पता कर सकते हो। वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, यहां से लगता है थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं जो सही प्रॉपर्टी है। क्या पता चला हमें सेकंड ऑप्शन से? वहां से हमने खुद ही प्रूव किया कि इफ z इक्वल टू z बार, देन तब क्या होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा वो 0 होगा, या इसका वाइस वर्सा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो z इक्वल टू z बार भी आएगा। समझ गए होगे? चलिए, अब रही बात Z1 अपान Z2 के कॉन्जुगेट की। इसको कहीं पे नोट कर लेना बच्चे हैं, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है।
लेकिन यहाँ पे लगा के देखते हैं किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कि रेशियो का कॉन्जुगेट उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के इक्वल आता है। इतना पढ़ा चुका हूं इसलिए फटाफट करता हूं। न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट, न्यूमरेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस है तो पहली का कॉन्जुगेट माइनस दूसरी का कॉन्जुगेट, ओमेगा का ऑलरेडी का डब्ल्यू का ऑलरेडी कॉन्जुगेट था तो सिर्फ डब्ल्यू बचेगा, जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा। वन का कॉन्जुगेट वन ही आएगा तो यहाँ जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपको मॉड ऑफ जेड के बारे में आपको पता चल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? और टेक्निक क्या लगानी है कि z इंटू जेड बार कितना होता है, मॉड ऑफ जेड बार का होल स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा बार कितना होता है, मॉड ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर। जैसे ही लगाओगे तो आपको z के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। गेम समझ में आया कि नहीं? हेलो, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो बच्चे, करो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए शायद आप समझ गए होंगे भाई। हैं अगला क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31 एक कोनी मेथड का क्वेश्चन है। एक कोनी मेथड का क्वेश्चन। चलो बहुत दिन से इसका नाम सुन रहे हैं, यूज नहीं हुआ, कई जगह यूज कर चुका है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ रोटेटिंग एरो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारे पास, ध्यान दें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 और एक Z2, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक तो OZ1 हो गया और एक OZ2 हो गया। अच्छा, बहुत आसान है। तो अगर मैं Z1 को यूलर्स फॉर्म में लिखूं तो मॉड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आई थीटा 1 लिखे देता हूं। Z2 को मैं मॉड ऑफ Z2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2 लिखा देता हूं। ध्यान देना बच्चे। तो अगर मैं, ध्यान दें, अगर मैं Z1 अपान Z2 करता हूं, ध्यान देना, Z1 अपान Z2, प्लीज फोकस करें बच्चे, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस माने लेते हैं थीटा है। ये वेट करें क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जो उसका मेन पॉइंट जहां से क्वेश्चन आप हैंडल करोगे वो समझाना चाहता हूं। Z1 अपान Z2, तो मॉड ऑफ Z1 अपान मॉड ऑफ Z2 इंटू ई की पावर थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 हमारा ये होगा, थीटा 2 हमारा ये होगा। बात समझ में आई? तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 निगेटिव आएगा। अरे बोलना, थीटा 1 हमारा छोटा है ना भाई, थीटा 2 बड़ा है, तो ये निगेटिव आएगा। कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 अपान मॉड ऑफ Z2 इंटू ई की पावर थीटा की जगह माइनस थीटा। अच्छा, लेकिन अगर मैं Z2 अपान Z1 करता हूं तो मॉड ऑफ Z2 अपान मॉड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आई टाइम्स कितना बच्चे, थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 माइनस थीटा 1 ज्यादा है तो इसकी वैल्यू प्लस थीटा आएगी। समझे भाई? तो मॉड ऑफ Z, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है जो लिख रहा हूं, ई की पावर आई थीटा। ध्यान दे रहे, देखो जरा, इतना पोर्शन तो दोनों में सेम है। Z1 अपान Z2 करूं ये वाला पोर्शन, या Z2 अपान Z1 करूं, ये थीटा भी सेम है, लेकिन एक जगह आई आ रहा है, एक जगह माइनस आई आ रहा है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ध्यान देना बच्चे, कि अगर मैं पहले Z1 को लिखता हूं, किसको, पहले Z1 को लिखूंगा फिर Z2 को लिखूंगा, यानी कि मैं ऐसे ऐसे इंक्लाइनेशन लिया। बात समझ में? पहले Z1 फिर Z2, तो फिर थीटा हमारा निगेटिव में आएगा यहां पर। यही टेक्निक उस क्वेश्चन में लग रही थी जो कल हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन अगर मैं पहले इसको लिखूं, पहले Z2 लिखूं फिर Z1 लिखूं,
पहले Z2 लिखूं अपान Z1 करूं तो e की पावर i थीटा पॉजिटिव ही आएगा। शायद समझ गए होगे। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप लिखने को तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि इन दोनों का रेशियो इसके बराबर होता, लेकिन उससे आप कुछ समझते नहीं। दो अलग अलग तरीके से मैंने करके हैंडल किया, दो डिफरेंट वेज में, शायद आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर थीटा निगेटिव आने का मीनिंग क्या, कि आपने पहले इसको लिख दिया है, पहले जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिख दिया है, यहां पर नीचे लिखा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दे, अगर ऐसे ग्राफ हो गया हमारा, तो जो यहां पर पहले होगा ये Z2 ये Z1, तो फिर हम लोग पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। ध्यान देना भाई, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, तो ये थीटा जो आएगा वो हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। अगर हमने पहले Z1 लिख दिया फिर Z2 लिख दिया तो थीटा हमारा यहां पर निगेटिव आएगा। ये इसका की पॉइंट है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ये आप खुद ही हमें फील करना पड़ता है। जो साफ साफ विजिबल है, दिख रहा है, बुक वाले तो डायरेक्ट लिख देंगे कि ऐसा हो जाता है। लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसे होगी या ऐसे होगी, तो जब भी आप पहले किधर देखेंगे, पहले आप मान लो इस पोजीशन पे खड़े हो जाना, तो पहले लेफ्ट वाले को फिर राइट वाले को लिखो, तो जो थीटा आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो चलो जितना नोट करना है उतना नोट करो, फिर मैं इसका बताता हूं यूज कैसे करते हैं। तो ध्यान देना बच्चे, हैं ये की पॉइंट था हमारा। कहीं पे भी खड़े हो जाओ, यहां पे आप खड़े हो जाओ जहां से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जाएं, उसके जो लेफ्ट वाला होगा या बीच में खड़े हो जाओ, लेफ्ट वाला पहले लिखोगे राइट वाला बाद में लिखोगे, तो थीटा हमारा जो होगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। याद रखना भाई, है अगर ऐसे मान लो ऐसे कभी आ गई पोजीशन, तो पहले ये बाद में ये लिखूंगा। यहां पे अपने आप को मानो, आपका लेफ्ट कौन रहा, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट, आप यहां इस फेस आपका इस तरफ, तो पहले लेफ्ट फिर अपान राइट लिखोगे तो थीटा हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। चलिए, तो अब जरा इसको ठीक करते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लोगों ने एक्सटेंड किया, बात नहीं बच्चे, कैसे एक्सटेंड किया आप ध्यान दें। पहले तो एक बार कॉन्सेप्ट को ठीक से लिखते हैं। ये ग्राफ बनाएं आप कि Z2 को हम लोगों ने यूलर्स फॉर्म में लिखा मॉड ऑफ Z2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2, Z1 को लिखा मॉड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आई थीटा 1। तो Z2 अपान Z1 को हम लोग मॉड ऑफ Z2 अपान मॉड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आई टाइम्स थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी कि Z2 अपान Z1 को हम लोग मॉड ऑफ Z2 अपान मॉड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। और थीटा क्या होगा, उनके बिटवीन एंगल होगा। बात समझ में आई कि नहीं, इस तरीके से एंगल इधर से इधर जाएंगे, लेकिन आएंगे उल्टा ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन, लेकिन पहले वाला ये लास्ट वाला ये, तो यहां पर थीटा हमारा पॉजिटिव ही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको कैसे लोगों ने एक्सटेंड किया, अब देखें इसको एक्सटेंड कैसे किया गया, कैसे एक्सटेंड किया गया इसको। इसी कॉन्सेप्ट को लोगों ने बोला कि चलो यार इसको मैं एक नई कॉम्प्लेक्स लिए लेता हूं Z0, क्या Z0। तो बोलते हैं एक्चुअली में जो आप Z2 अपान Z1 लिख रहे हो, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, Z2 माइनस Z0 अपान Z1 माइनस Z0 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 अपान Z1 माइनस Z0 इंटू ई की पावर आई थीटा। क्योंकि Z0 हमारा 0 है, तो बात तो वही लिखी है यार। तो लोगों ने इसका बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन किया, जो मैथमेटिशियन थे हमारे। देखें कैसे भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या तुमको अनुराग? हेलो, मेन की पॉइंट समझना हमारा क्या था,
कि यहां पे खड़े हो जाओ, जो लेफ्ट वाला होगा पहले वो, फिर राइट वाला, फिर इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो e की पावर आई थीटा, इसका यहां से यहां तक का मॉड्यूलस, यहां से यहां तक का मॉड्यूलस का रेशियो इनटू e की पावर आई थीटा। अगर मैं उल्टा लिख दूंगा, पहले ये लिख दूंगा, तो फिर e की पावर माइनस आएगा। वो आप इतने समझदार हो। यही कॉन्सेप्ट सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन में यूज किए गए, और जाने कितने बार जेई वाले ने यूज किया होगा। तो कॉन्सेप्ट फिर से एक बार देखते हैं फ्रेश पेज में, कोनी मेथड। अच्छा, तो कोनी साहब ने हमको क्या एक्सप्लेन किया, जरा मेरे फटाफट जल्दी बनाओ बच्चे। है तो इसके कई वर्जन, लेकिन मेन जो पॉइंट है मैं यही समझना था कि अगर ये Z2 है और ये Z1 है, इसका आर्ग्यूमेंट θ1 है, बना लो बच्चे, इसका आर्ग्यूमेंट θ2 है, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा है, जो θ2 माइनस θ1 है। एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन लिखा गया है, ये हमारा 0,0 है। तो वो तो हमें यूलर्स फॉर्म से भी समझ में आ जाता है कि Z2 अपान जो Z1 होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू e की पावर आई थीटा होगा। एंगल जो हमने एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन लिया, लेकिन पहले इसको लिखेंगे। चाहो तो इसके ऊपर फर्स्ट लिख देना और इसके ऊपर सेकंड लिख देना, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। नेक्स्ट ग्राफ बनाओ फटाफट। अच्छा, ऐसे ही बोला कि अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1, एक Z2 और एक Z3, प्लेन में x एक्सिस y एक्सिस, ध्यान दें, हाँ ये रहा, ये रहा, और इनके बिटवीन एंगल अगर हमको पता है थीटा, तो बोलता है यहां से मैं ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। क्या, ध्यान देना, Z3 माइनस Z1, प्लीज फोकस करें, Z3 माइनस Z1 अपान Z2 माइनस Z1 इनटू दोनों का लेंथ, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपान मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू e की पावर आई थीटा। तो फिर ये भी कॉन्सेप्ट में लगा सकता हूं। जब भी 3 पॉइंट हमको प्लेन में दिए जाएंगे या कभी घुमाने को बोलेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इतना रोटेट किया गया, इतना ऐसे घुमा दिया गया, ठीक है, दो इनमें से कभी मैग्नीट्यूड देगा, कभी उनके बिटवीन एंगल दे देगा, कभी इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 में से दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगी, तीसरा जानना चाहेगा, तो समझ ले भाई। अच्छा, रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, थोड़ा तेज पढ़ा दिया आज, लेकिन तुम लोग पढ़ चुके होगे एक बार। बोलता है मैन वॉक्स डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, लेकिन उसके बगैर समझ नहीं पाते ना आप। अ मैन वॉक्स डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। चलो ग्राफिकल क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन। ये तो पता ही, सर डायमेंशन में वो भी लिख लें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जैसा आप जानते हो। बोलता है अ मैन वॉक्स 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ 45 ईस्ट। इसका मतलब समझते हो, नॉर्थ से 45 एंगल बनाते हुए वो 3 किलोमीटर चला, चलने दो भाई 3 किलोमीटर ओरिजिन से, ध्यान देना बच्चे, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, यहां पर पहुंच गया, ओरिजिन से चल रहा था, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं P।
या कोई मैन है। फिर क्या बोलता है, फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड, क्वेश्चन नंबर 31 2007 आईटी क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक ठाक क्वेश्चन है। मैं दो तरीके बताऊंगा, पर एक तरीका तो कोनी मेथड ही होगा, दूसरा तरीका थोड़ा लेंदी होगा लेकिन अच्छा लगेगा आपको। देखिए प्योर मैथ चलेगी वहां पर कि 3 किलोमीटर चला भाई, हाँ 3 यूनिट गया, तो कुछ भी मीटर किलोमीटर जो भी है, मीटर ही लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, 3 बस लिख देते हैं, 3 यूनिट है। फिर क्या करता है भाई, ही वॉक्स, उसके बाद ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट ये रहा, तो ऐसे कितना एंगल बनाते हो 45, तो इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो जैसे ही वो इक्वली इंक्लाइंड होगा, हाँ जी सर, अच्छा मैं एक मिनट दीजिए सर, जब वो बैठिए एक मिनट, जब वो इक्वली इंक्लाइंड बोल रहा है नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में, तो 45 एंगल बनाते हुए, तो ये रहा, या लेंथ कितनी बोली 4, पता नहीं कैसे होगा, ऐसे ही होगा एज इट इज। तो मान लेते हैं Q पर पहुंच गया, ये हमारी लेंथ हो गई 4। वेरी बेटर, मतलब बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कोनी मेथड को कैसे यूज करते हैं, जो हमारा 2007 का क्वेश्चन है, याद रखना भाई, आईआईटी का। फिर बोलता है देन द पोजीशन ऑफ P इन द आर्गन प्लेन, जो P कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी क्या पोजीशन होगी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको Z फाइंड आउट करनी है। फिर से देखें, अ मैन वॉक्स अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 45 डिग्री बोल रहा था, तो इक्वली इंक्लाइंड हो गए। फ्रॉम देयर ही वॉक्स अ डिस्टेंस 4 यूनिट टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, ऑल्सो एंगल गिवन है 45 डिग्री, टू रीच अ पॉइंट P। अच्छा, तो इसको P नहीं बोला इसने, एक्चुअली में किसको P बोला है बेटा, जो उसकी फाइनल वाली पोजीशन है, इसको इसने P बोला है। ओके, तो जो P को रिप्रेजेंट करने वाली कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, इसका इस पे क्वेश्चन मार्क है। ये बेटा अनुराग तुमको क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? अच्छा, तो ये जो P हमारा फाइनल पॉइंट है, ये यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी वो क्या होगी? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 3 टाइम्स e की पावर i टाइम्स पाई बाय 4 प्लस 4i। सेकेंड ऑप्शन है 3 माइनस 4i इन द ब्रैकेट, सॉरी इनटू e रेज़ टू द पावर पाई बाय 4। ऐसे ही C एंड D दो ऑप्शन और दे रहा है। अच्छा भाई देखो बच्चे, अब गौर से देखना जरा, ये इनके बिटवीन एंगल कितना होगा? अजीत दोरगे, अजीत बेटा, ये जो मैंने एंगल बनाया कितना एंगल होगा रे? जल्दी बोलो बच्चे। 45 ये है ना। तुम पागल, ये तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानता तो ये नॉर्थ, इसको नाम देता हूं R, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री बना रहा है एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं रे? और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारी नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन है। तो इनके बिटवीन एंगल कितना है अजीत? अंकिता, अंकिता बनकर आप बताओ बच्चे। सर वो गाँव गई है। अच्छा, आप कौन बोल रहे हो? मीनल, वो अंकिता गाँव गई है? मीनल नाले, आप बताओ बच्चे। हाँ सर। कितना एंगल होगा ये? सर 90 डिग्री होगा। अजीत पागल हो गए क्या बच्चे 90। यार, दिमाग कहाँ रखते हो? ये 90 डिग्री। तो क्या हम ये R को जो रिप्रेजेंट करने वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है 3, इसका आर्ग्यूमेंट भी हमको गिवन है कितना बच्चे? 45 डिग्री। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 3 टाइम्स e रेज़ टू द पावर i टाइम्स पाई बाय 4
अनुराग बात समझ में आई बेटा? हाँ सूरज निम्बालकर, चलिए थैंक यू सर। सूरज बेटे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चे? हाँ सर। आप तो समझो भाई, हैं कोनी मेथड का बहुत बेहतरीन उसने यूज किया है। अब तो कर लेना चाहिए। ये z हमको नहीं पता, ये 0,0 पता है, यहां से मैग्नीट्यूड पता है z, और इसको क्या नाम दूं? इसको नाम दे देता हूं z, इसको z1 बोले देता हूं। z1, एक मिनट, z देखो बैठो पांजी, z1 कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, ये z3 ये भी पता है 0,0, ये पता करनी है। इनका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, ध्यान दो बच्चे। तो हमारा ग्राफ बनाया ऐसा, ध्यान दे। तो पहले ये लिखूंगा, बाद में ये लिखूंगा, तो एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। ये मीनल बच्चे बात समझ में आई आपको, नहीं आई? हाँ सर। तो प्लीज फोकस करें। हम लोग ग्राफ ऐसे ऐसे बनाए थे, उसने ग्राफ को ऐसे बनाया है, ध्यान देना, ऐसे कुछ इस तरीके से। यहां पे एंगल है, ये पता है, ये पता है, ये पता करना है। बंद कर भाई। Z1 पता है, Z2 पता है, Z पता करना है। तो अनुराग बताओ बेटा कैसे पता करेंगे? अब हम लोग P को जो रिप्रेजेंट करने वाली कॉम्प्लेक्स नंबर हो। सर z माइनस 3 गलत है, Z माइनस नहीं, Z1 माइनस। हाँ z1 माइनस, हाँ ध्यान दो, हाँ इधर देखो, Z1 माइनस Z, नहीं सॉरी, पहले ये 0 0, सॉरी Z3, पहले इन दोनों को लेंगे ना बच्चे, इसको फिर इसको, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना है? 90 डिग्री। अनुराग ध्यान दिया करो भाई। हाँ तो Z1 माइनस कितना बच्चे? ये हमारा 0 0, ध्यान देना, 0 + 0 y, ओके, अपान कितना? Z1 माइनस Z पता करना है, नहीं पता, इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 3, इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 4/4 इनटू e की पावर, इनके बिटवीन एंगल कितना है? π/2। चलो यहां तक करो फटाफट, क्वेश्चन खत्म हो गया। Z1 की वैल्यू डालो, Z की वैल्यू निकाल लो, अभी बता देता हूं। तो ऐसा अभी ऐसा लिख दो, Z1 माइनस Z इक्वल टू 3/4 e की पावर i π/2 cos 90 प्लस i sin 90, cos 90 0, sin 90 1, तो i हो गया। Z1 तो हमको पता है, Z पता करना है, तो इसको पलट दो, ध्यान दे भाई पागल। Z माइनस Z1 को क्या लिख सकते हैं? 4/3i बराबर है, मैथ्स लगा रहा हूं के लिए। इसको Z1 से अलग अलग डिवाइड कर दो, ध्यान दें, कोई दम नहीं क्वेश्चन, बस सब फील कर गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। Z1 ऑलरेडी पता थी, क्योंकि उसका हमें आर्ग्यूमेंट भी पता है, उसका मॉड्यूलस भी पता है, रेड वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रही, और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर्स फॉर्म मॉड ऑफ दिस इनटू दिस। इनके बिटवीन एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। लेकिन पहले किसको लिखा जाएगा, वो बहुत मायने रखता है। अच्छा, रही बात क्वेश्चन खत्म होने की, तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, देखो कैसे। तो एक बार Z/Z1 कर दिया, इसको करने पर तो -1 आ गया, तो 1 उधर चला गया, तो -1 उधर, तो 1 प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3i। i को नीचे रखते नहीं, थोड़ी मैथ्स लगा दो, i से मल्टीप्लाई करो, i स्क्वायर से डिवाइड करो, ध्यान दें। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? Z1 इंटू 1 माइनस 4i/3, ऑप्शन मैच करा लो, Z1 की वैल्यू डाल दो। Z1 कितना है भाई? कंप्लीट करके बताओ, प्रथमेश बताओ भाई, कितना रिजल्ट आया, कौन सा सही? Z की वैल्यू, Z1 कितना गिवन है? 3 टाइम्स e की पावर i टाइम्स, ओके बच्चे देखता हूं मैं, e की पावर i टाइम्स π/4, यहां मैथ्स लगाई, तो 3 माइनस 4i/3, 3 से 3 कट हो गया, तो z की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 माइनस 4i इंटू e की पावर i टाइम्स π/4। जरूर उसने ऑप्शन में दिया होगा, कौन सा बोला आपने? डी। यहां हमारे पास तो माइनस है,
डी कहाँ माइनस में है? डी नहीं, बी। समझा कि नहीं भैया? डी नहीं बच्चे, कितना? हाँ सर डी आएगा। डी आपने हमारा वो डी आर है किया ना, सर। उसको तो रेसिप्रोकल, बी आ रहा है भाई हैं? उसको रेसिप्रोकल किया ना आपने, उसमें इसको जेड कहाँ वन बच्चे? जेड टू होगा। कहाँ भैया? वो ऊपर लिखा है ना जेड वन माइनस जेड टू अपन जेड वन, हाँ हाँ ये, फिर वो जेड वन माइनस जेड होगा ना। Z1 माइनस जेड कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, यही गलती हो गई है ना हाँ एक्चुअली सर, में ये। वहाँ पे। हाँ तो आप ठीक कर लेना भाई हैं, इसको यहाँ लिख देना। हाँ। आप इसी कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो रिक्वायरमेंट है वो कोनी मेथड लगा के कैसे निकाल सकते हैं और कोनी मेथड कब अप्लाई करेंगे। समझो, जब 3 कॉर्नर पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर डाले और उनमें से उनके बिटवीन हमको एंगल पता हो, ध्यान देना भाई, कब लगाते हैं ये बहुत जरूरी है। लगाते कब है कॉन्सेप्ट अपना, वो बहुत जरूरी रखता है। कैसे लगाते हैं दूसरी बात है, जब सीखोगे तो अपने आप सीख जाओगे। शायद सीख गए होगे, जब 2 की वैल्यू पता हो, तीसरा जानना चाहे, उनके हमें लेंथ भी पता हो, तो समझ जाना क्वेश्चन इजिली हम लोग हैंडल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एक, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत ही कुछ बोला ही नहीं। मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 बोल दिया है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 बोलता है, z नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, ऑब्वियस है। तो बोलता है z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर क्या है? लाई ऑन। ये कहां पे लाई करेगा? अ लाइन नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट 2 x एक्सिस y एक्सिस। कुछ मत करो, सिर्फ इसको सॉल्व करो। अब कैसे सॉल्व करोगे? तो कैसे सॉल्व किया जाए भाई बोलो? कुछ नहीं करना है, कुछ समझ में ना आए तो z की जगह x प्लस आई वाई डाल देना। कुछ भी समझ में ना आए तो z की जगह x प्लस आई वाई डाल देना। या मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 गिवन है तो z का मतलब क्या लिख देना? e की पावर आई थीटा डाल देना, या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डाल देना। डाल के देखो, फिर इसको हैंडल करते हैं क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन लगा। पहली नजर में तो नॉर्मली लगा, दूसरा ठीक। यही कॉन्सेप्ट लगाएं, बताया गया था। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 है तो z की जगह cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। लिखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख दिया। नीचे 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो जानते ही हो cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा आ जाएगा। माइनस का आई साइन 2 थीटा आ जाएगा। फिर भी आप जानते हो cos थीटा के साथ 1 दिखे तो क्या करना चाहिए? वो वैल्यू डालो जिससे 1 कैन। भाई z की जगह पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पुटअप करना, ये हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है। फिर डाला cos थीटा। फिर क्वेश्चन मत देखो क्या है उसके ऑप्शन है, पहले अपनी मैथ्स लगाओ, जो बताई गई है उसको देखो। z कहां पे लाई करता है अपने आप पता चलेगा। जो बताया गया मैथ्स तो लगाओ एक बार अगर लगे तो कौन सी वैल्यू डालूं? -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझी गए हो? या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, 1 से 1 चला गया। अब जब ये थीटा में है तो इसको भी थीटा में कन्वर्ट करो, तो माइनस 2i साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों से -2 साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, -2 साइन थीटा कॉमन निकाल लो। जैसे -2 साइन थीटा कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बच गया अनुराग? जल्दी बोलो। जैसे -2 साइन थीटा कॉमन निकाला तो हमें क्या बच गया? तो हमें बच गया साइन थीटा प्रथमेश प्लस आई कॉस थीटा। ध्यान दो बच्चे, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। आई कॉस के साथ रखते नहीं है तो चलो मैथ्स लगा दो। क्या करूं? आई से अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं। आई का मल्टीप्लाई किया, आई का सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आई हो गया
और ये -1 हो गया, ये -1 हो गया। बात समझ में आ रही? आसानी से करो, जरा बताओ इसका क्या आंसर होगा, सॉल्व करो भाई, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। उफ, जल्दी करो बेटा, तो आज बहुत काम है, लेकिन तुमको ना पढ़ाता तो मजा भी ना आता। आज ज्यादा नहीं पढ़ा पाया भाई, है क्योंकि एक पहले सज्जन आ गए, थोड़ा तेज भी पढ़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, कल पूरी कसर कर देंगे। y एक्सिस पर लाकर, क्या आया? y एक्सिस इमेजिनरी। क्यों? सर वो फाइनल आंसर i अपॉन 2 sin थीटा है। कितना? i अपॉन 2 sin थीटा। 2 sin थीटा। तो ये सिर्फ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स जो था ये इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट है तो फिर इमेजिनरी आई टाइम्स है, तो कहां पर होगा z हमारा? y एक्सिस पे होगा। समझे कि नहीं भाई? बोलना बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? इसमें रियल पार्ट आया ही नहीं, तो z हमारी कहां होगी? z हमारी y एक्सिस पे होगी, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0, समथिंग आएंगे, 0, समथिंग आएगा, तो इसका लोकस हो गया कहां पे होगा? y एक्सिस पे। y एक्सिस का क्या बोला इसने ऑप्शन में? द y एक्सिस। देखो क्या डी सही है? डी सही है क्या बच्चे इसका ऑप्शन? समझिए भाई, जितना हमें सिखाया गया है क्या वो क्वेश्चन में लग रहा है? लग रहा है तो बेधड़क लगाओ, अपने आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। बस टेंशन नहीं लेनी भाई। जैसे हमें पढ़ाया गया कि मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 है, तो z की वैल्यू cos थीटा प्लस i sin थीटा हम डालते हैं ऑलमोस्ट, तो डाल दिया। अच्छा भाई, हाँ, लोगों को यहां पे कभी कभी दिक्कत हो जाती है, i अपॉन 2 sin थीटा आ गया और ऑप्शन वो z के फॉर्म में देगा, तो इसको भी मैनेज कर सकते हो। कैसे? देखो जरा, कि z अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा है, ठीक है, और हमारे पास 2 sin थीटा को लिखना है, 2 sin थीटा को हम क्या लिखें? तो जरा z बार देखो कितना आ जाएगा, z बार cos थीटा माइनस i sin थीटा आ जाएगा। इन दोनों, हमें sin थीटा चाहिए कि नहीं, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, तो cos रियल पार्ट से रियल पार्ट चला जाएगा, इधर 2i sin थीटा आ जाएगा। ध्यान देना, तो z माइनस z बार की वैल्यू 2i sin थीटा आ गई, तो sin थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? z माइनस z बार अपॉन 2i, ऐसे भी लिख सकते हैं। टेक्निक समझ में आ रही है कि नहीं भाई? ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर वो z के फॉर्म में आंसर देता देन दिस इज, तो वैसे तो उसका ऑप्शन क्वेश्चन अलग था। अगर वो z के फॉर्म में आंसर चाहता तो लास्ट में मैं sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू z के फॉर्म में निकाल के रिजल्ट में डाल सकता हूं। ये बात समझने वाली थी। जैसे मान लो हमें बताया गया मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 कभी दे दिया क्वेश्चन में, और हमने मैथ्स लगाना शुरू किया, तो आंसर हमारा sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में आएगा। और अगर उसके ऑप्शन z के फॉर्म में बोल रहे हैं, तो हम फिर जो हमने माना है वहीं से हम अपना गेम कर सकते हैं, क्योंकि sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू z के फॉर्म में चाहता है, तो किए देते हैं। तो z की वैल्यू cos थीटा प्लस i sin थीटा मानी गई थी, तो ऑब्वियस z बार हमारा cos थीटा माइनस i sin थीटा होगा। तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ट्वाइस cos थीटा, तो cos थीटा की जगह दिस अपॉन 2 लिख सकते हैं, और sin थीटा की जगह पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो sin थीटा की जगह पर z प्लस z माइनस z बार अपॉन 2i लिख सकते हो। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं पे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 एक आसान क्वेश्चन है, जैसा बोल रहा है वैसे करते रहना, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, कोई दम नहीं। बाकी कल करते हैं भाई, है नहीं तो ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। आज मजा नहीं आया, चल भाई कोई बात नहीं, कल इसकी कसर निकालूंगा। और टाइम टेबल में जो भी चेंजेज होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, हैं? चलो भाई आज ही कर दो सर वो। आज मैं आज शाम को पहुंचा दूंगा तुम्हें, हैं? आज शाम को व्हाट्सएप करा दूंगा। ओके बाय। आज की थोड़ी क्लास यार मजा नहीं आया भाई, लेकिन चल क्या किया जाए।